pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss about the topic reservation. It is particularly for central and state government employees. In this part, I will discuss 25 MCQs with explanation and also very important amendments and articles also I will discuss. Very good questions actually you can get from this video. So please my friends with patience actually listen the video and collect information. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So follow my Facebook page, it is Asit Government Rule Guru. My WhatsApp number is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss about the reservation. First I will discuss 25 questions. Then some theoretical part I will discuss. First you see question number 1. What is the current reservation percentage for scheduled caste in central government jobs? इसमें दिया है, मैं थोड़ा बता देता हूँ. जो रिजर्वेशन है SC 15% है, ST 7.5% है और OBC 27% है. ये एक्चुअली रिजर्वेशन अराउंड 49.5 है. अभी और एक आ गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस आ गया, मगर ये जो है बेसिकली जनरल से है, ऑन रिजर्व कैटेगरी से EWS है. ये जो EWS है वो SC ST OBC के लिए लागू नहीं होगा. ओके, ये ओनली ऑन रिजर्व व जनरल कैटेगरी में लागू होगा और ये 10% है. ठीक है, ऐसे रिजर्वेशन है, मगर नॉर्मली रिजर्वेशन से SC 15%, ST 7.5%, OBC 27% एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% है, मगर ये ऑन रिजर्व से जाएगा. तो ऐसे हम देखेंगे तो 59.5 आ जाता है. ठीक है, मगर एक्चुअली हम SC ST OBC देखेंगे तो 49.5 है. तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा. तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन है वो 15% है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. What is the reservation percentage for other backward classes in central government jobs? जो OBC नॉन क्रीमी लेयर, जो OBC में जो क्रीमी लेयर है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा. अभी क्रीमी लेयर क्या है? जिनका इनकम ग्रेटर देन 8 लाख से OBC में. ओके, OBC में यदि इनकम फैमिली इनकम ग्रेटर देन 8 लाख से, तब उस केस में जो कैंडिडेट एक्चुअली उस फैमिली से आता है वो एक्चुअली उसको क्रीमी लेयर कहा जाता है. ठीक है, तो आपको याद रखना है अप टू 8 लाख, यदि फैमिली इनकम अप टू 8 लाख है तब वो नॉन क्रीमी लेयर है और OBC का रिजर्वेशन उसको मिलेगा. तो OBC के लिए अभी जो रिजर्वेशन है वो 27% है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज has a horizontal reservation typically across all categories of post? जो horizontal पूछा है बेसिकली वर्टिकली होता है. वर्टिकल क्या है ना? SC ST OBC, ठीक है, और EWS ऐसे आ जाता है, और देन UR. ओके, यही है. जो EWS होता है वो यही ऑन रिजर्व से हम EWS को डिटेक्ट करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस नहीं की, ये सब वर्टिकल होता है. तो यहां पर हॉराइजॉन्टल जो पूछा है, हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, वो हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन है. याद रखिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है वो हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स? मैं बता चुका हूं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% है, मगर वो UR कैटेगरी ऑन रिजर्व कैटेगरी से आता है. आपको याद रखिए, जो ऑन रिजर्व कैटेगरी में ओके जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, वैसा ही जो इनकम है अप टू 8 लाख, यदि इनकम होता है अप टू 8 लाख बेसिकली जनरल कैटेगरी में अप टू 8 लाख होता है, तब उस केस में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और जो रिजर्वेशन होता है 10% होता है. एक्चुअली हम SC ST OBC के लिए 49.5% है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, बाकी UR है, मगर UR से एक्चुअली जो EWS है वो UR से ही जाएगा. ठीक है, तो
ईडब्ल्यूएस एक्चुअली एससी एसटी ओबीसी में लागू नहीं होगा। जो ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, वो एक्चुअली ऑन रिजर्व से जाएगा। तो जो जनरल कैटेगरी में जिनका इनकम अप टू 8 लाख है वो ईडब्ल्यूएस में जाएंगे। ठीक है, उसको भी आगे में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या क्राइटेरिया जो उसमें है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए अभी 10% एक्चुअली रिजर्वेशन है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा अमेंडमेंट में एक्चुअली डिक्लेयर किया गया कि जो ईडब्ल्यूएस जो 10% रिजर्वेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया? अब देखिए 103rd अमेंडमेंट देखिए। ठीक है, 103rd अमेंडमेंट आर्टिकल आप देखेंगे, ये आर्टिकल है, आर्टिकल 16 सबसेक्शन 6, याद रखिए। ठीक है, अमेंडमेंट हो गया, आर्टिकल भी हो गया। तो इसमें एक्चुअली ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो ऑन रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए 10% रिजर्वेशन मिलेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्रीमी लेयर के ऊपर है। व्हाट डज द क्रीमी लेयर रिफर टू इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन? ठीक है, क्रीमी लेयर जो है मैं अभी बताया था, जो ओबीसी कैटेगरी में थोड़ा रिच पीपल होते हैं, ओबीसी कैटेगरी में जिनका इनकम सपोज मोर देन 8 लाख से, जिनका फैमिली इनकम, और उसी से एक कैंडिडेट आता है तो उसको क्रीमी लेयर बोला जाएगा और उसको ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो वही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओबीसी कैंडिडेट्स हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली एडवांस्ड, ओके, एंड दस नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। तो जो ओबीसी जो रिजर्वेशन है 27% उसको नहीं मिलेगा। तो जो ओबीसी कैंडिडेट आता है जिस फैमिली से, उसका इनकम यदि ग्रेटर देन 8 लाख होगा, ठीक है, वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा और उसको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज द क्रीमी लेयर इनकम थ्रेशोल्ड करेंटली डिफाइंड आज ऑफ लास्ट नोन अपडेट्स? तो जो क्रीमी लेयर है, जो हाउ इज द क्रीमी लेयर इनकम थ्रेशोल्ड, जो थ्रेशोल्ड है आप याद रखिए, जो अप टू 8 लाख से, ठीक है, अप टू 8 लाख से, तो वो नॉन क्रीमी लेयर है, वो ओबीसी रिजर्वेशन मिलेगा यदि कैंडिडेट उस फैमिली से आता है। यदि ग्रेटर देन 8 लाख है वो क्रीमी लेयर हो जाएगा। यदि कैंडिडेट एक्चुअली जिस फैमिली से आता है जिसका फैमिली इनकम ग्रेटर देन 8 लाख है वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा और उसको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ओबीसी का रिजर्वेशन उन्हें नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है। तो यहां पर जो थ्रेशोल्ड बोला है वो ₹8 लाख पर annum। ओके, हाउ इज द क्रीमी लेयर इनकम थ्रेशोल्ड करेंटली डिफाइंड, और उसको मैं डिफाइन किया, अप टू 8 लाख है नॉन क्रीमी लेयर, ग्रेटर देन 8 लाख क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर को ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वेशंस इज नॉट वर्टिकल बट हॉरिजॉन्टल इन नेचर? अभी बताया था, जो वर्टिकल जैसे एससी एसटी ओबीसी होता है ना, ये वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल क्या है? एवरी पोस्ट में वो कॉमन होता है, जैसे पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, वो हॉरिजॉन्टल इन नेचर है, याद रखिए। ओके, एवरी पोस्ट में पीडब्ल्यूडी के लिए वैकेंट रहेगा, वो हॉरिजॉन्टल है। एवरी एक्चुअली जब पोस्ट निकलता है तो हॉरिजॉन्टल मींस पर्सन विद डिसेबिलिटीज उनके लिए रहेगा ही रहेगा, और अभी वो कितना है पीडब्ल्यूडी के लिए 4% है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्टोर्ड द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस? जो एससी बीसी आ गया ना स्टेट लेवल में, वो एक्चुअली कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि आइडेंटिफाई करना है एससी बीसी को, और एससी बीसी को रिजर्वेशन मिलता है? ठीक है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो स्टेट को पावर दिया कि आप आइडेंटिफाई कीजिए एससी बीसी को? तो आप देखिए, ये जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9, 105th अमेंडमेंट, याद रखिए 105th अमेंडमेंट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया कि आप आइडेंटिफाई कीजिए एससी बीसी को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और उनके लिए रिजर्वेशन है, एससी बीसी रिजर्वेशन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। व्हिच सुप्रीम कोर्ट रूलिंग upheld दैट द 50% रिजर्वेशन कैप इज नॉट इनवायोलेबल एंड वैलिडेटेड द 10% ईडब्ल्यूएस कोटा? आप देखेंगे इसको क्या किया गया कि एक्सेप्शनल केस में 50% रिजर्वेशन कोटा को हम क्रॉस कर रहे हैं। जैसे आपको बताया था अभी, जैसे 49.5 है एससी एसटी ओबीसी,
क्योंकि एससी जो है 15% है, एसटी जो है 7.5 है, ओबीसी जो है 27% है, ठीक है, 27% है, तो 49.5 है। तो मगर एक्सेप्शनल केस में 10% सॉरी 50% रिजर्वेशन कैप क्रॉस हो रहा है। कब ना, ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन आ रहा है। अच्छा, जो ईडब्ल्यूएस जो 10% कोटा आ गया वो यूआर से आता है, ऑन रिजर्व से आता है, जनरल कैटेगरी से आता है, ये लागू नहीं होगा एससी एसटी ओबीसी के लिए। तो जब यूआर को हम जब ईडब्ल्यूएस को काउंट कर देंगे तो अब टोटल रिजर्वेशन हो जाएगा 59.5, क्योंकि एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27% और ऑन रिजर्व कैटेगरी से 10% आ गया ईडब्ल्यूएस कोटा, तो 50% रिजर्वेशन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केस में, ठीक है। तो ये जो कौन सा सुप्रीम कोर्ट रूलिंग में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, ये जो केस चल रहा था उसी में 2022 में डिक्लेयर किया गया कि जो ऑन रिजर्व कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस कोटा 10% रहेगा, और इससे क्या होगा ना, 50% को क्रॉस करेगा रिजर्वेशन, क्योंकि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस भी एक रिजर्वेशन है। तो ऐसे ईडब्ल्यूएस को काउंट करने से हमारा रिजर्वेशन हो गया 59.5%, क्योंकि ये जो ईडब्ल्यूएस कोटा आता है वो यूआर से आता है, जनरल कैटेगरी से आता है। तो ये याद रखिए, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था उसी में एक्चुअली डिक्लेयर किया गया कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा रहेगा जनरल कैटेगरी से, ठीक है, और इसमें एक्सेप्शनल केस में 50% क्रॉस होगा रिजर्वेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, which article allows special provisions for socially and educationally backward classes? कौन सा आर्टिकल है जो स्पेशल प्रोविजन है फॉर सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस? जो हम बात करते हैं एससी बीसी का बात, सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एक्चुअली यहां पर ओनली आर्टिकल 15 दिया है, मगर आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15(4) में बेसिकली स्पेशल प्रोविजन दिया गया है एससी बीसी के लिए, सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, राइट। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सटेंडेड एससी एसटी रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज until 2030 and abolished एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन? तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एससी एसटी रिजर्वेशन दिया गया लोकसभा स्टेट असेंबलीज में तो अप टू 2030 तक, मगर जो एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन था उसको अबोलिश कर दिया गया, ठीक है। इसमें कौन सा अमेंडमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी जो 104th अमेंडमेंट है, याद रखिए 104th अमेंडमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया कि लोकसभा स्टेट असेंबलीज में एससी एसटी रिजर्वेशन रहेगा, मगर जो एंग्लो इंडियन को जो रिजर्वेशन मिल रहा था उसको अबोलिश कर दिया गया अप टू 2030। देन 2030 के बाद फिर डिसीजन होगा उसके ऊपर, और अभी until 2030 एससी एसटी रिजर्वेशन इज देयर इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज and there is abolishing of Anglo Indian representation in Lok Sabha and state assemblies, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, which article of the constitution prescribes equal opportunity in public employment? कौन सा आर्टिकल है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा? तो जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का बात आता है आर्टिकल 16, ठीक है, एजुकेशन का बात आएगा आर्टिकल 15, मगर एम्प्लॉयमेंट का बात आएगा आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 बोल रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, बट आर्टिकल 16 बोल रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो इसलिए तो रिजर्वेशन है, ओके, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए रिजर्वेशन होगा, तो इससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी समान मिलेगा। नहीं तो रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो ज्यादातर एक्चुअली पोस्ट एक्चुअली ऑक्युपाई बाय द जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो यहां पर जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे। व्हाट इज द करेंट पैरेंटल इनकम लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी अंडर द प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स आज ऑफ करेंट गाइडलाइंस? रुपीज 2.5 लाख पर annum, रुपीज 22.5 लाख पर annum, रुपीज 74.5 लाख पर annum, नो इनकम लिमिट, ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है।
तो उसमें जो लिमिट है जो दे दिया करेंट पेरेंटल इनकम फॉर एलिजिबिलिटी ऑन द प्री की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स। तो अभी जो इनकम दे दिया अप टू ₹2.5 लाख तब स्कॉलरशिप मिलेगा। ग्रेटर देन 2.5 लाख होने से जो एससी एसटी स्टूडेंट्स को जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो आपको याद रखिए अप टू ₹2.5 लाख पर annum। यदि जो स्टूडेंट्स एससी एसटी स्टूडेंट्स है if he or she belongs to a family whose income is up to 2.5 lakh then he or she is eligible for pre and post matric scholarship। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, which article empowers the president to appoint commissions to examine backward classes। जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जो एम्पावर है बेसिकली कौन सा आर्टिकल में जहां पर एक कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा टू एग्जामाइन बैकवर्ड क्लासेस। आप देखा होगा इसीलिए तो 1979 में मंडल कमीशन आया। 1979 में मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दे दिया 1980 में। मगर आप याद रखिए जो 27% रिजर्वेशन है ओबीसी का, जो 27% रिजर्वेशन है वो कब से लागू हुआ? 1993 से। तो वही मंडल कमीशन, तो जो कमीशन अपॉइंट होगा बात किया गया तो वो आर्टिकल 340 है। ठीक है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने एक आर्टिकल 340 में डिक्लेयर किया कि आप कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा टू एग्जामाइन बैकवर्ड क्लासेस, तो इसलिए मंडल कमीशन आया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच सुप्रीम कोर्ट केस लेट डाउन द 50% सीलिंग लिमिट ऑन रिजर्वेशंस। तो सुप्रीम कोर्ट केस कौन सा सुप्रीम कोर्ट केस था जिसमें रिजर्वेशंस का जो लिमिट है सीलिंग लिमिट है 50% रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। इंदिरा सेना और यूनियन ऑफ इंडिया 1992, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। फर्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो केस था सुप्रीम कोर्ट है इंदिरा सेना और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में, और इसी में एक सीलिंग लिमिट किया गया जो रिजर्वेशन का 50%। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द करेंट रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। तो जो करेंट रिजर्वेशन क्या है, तो कॉमन है 4% है। ओके, जो व्हाट इज द करेंट रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, इट इज 4%। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 18, which constitutional article empowers the parliament to decide scheduled caste and scheduled tribes list। तो जो पार्लियामेंट का जो पावर है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जिसमें पार्लियामेंट का पावर है कि वो एक्चुअली डिसाइड करेगा कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कि कौन कौन आएंगे शेड्यूल कास्ट में और कौन कौन आएंगे शेड्यूल ट्राइब में। ठीक है, तो उसमें आप देखिए बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 341 जो है वो शेड्यूल कास्ट, ओके, लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, और 342 जो है वो शेड्यूल ट्राइब, 342 है वो शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो वही है, ये भी बहुत दोनों आर्टिकल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो वही क्वेश्चन पूछा है, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू डिसाइड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट। ओके, so the parliament actually decides scheduled caste list through article 341 and the parliament decides scheduled tribe list through article 342. So option B is the correct answer. Question number 19, which category among the following does not get reservation in promotions in central government jobs। so promotions का बात आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में, ओनली एससी एसटी को प्रमोशन मिल रहा है। ठीक है, रिजर्वेशन है, सॉरी, जो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है एससी एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए नहीं है, याद रखिए। तो यहां पर ऑप्शन ओबीसी, क्योंकि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है प्रमोशन में। यदि प्रमोशन में ओनली एससी एसटी का के लिए रिजर्वेशन है, याद रखिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच अमेंडमेंट क्रिएटेड द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा अमेंडमेंट में डिक्लेयर किया गया। ओके, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के आकार में उसको
आइडेंटिफाई किया गया, 100th, 102nd, 103rd, 105th। एक्चुअली जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, 102nd अमेंडमेंट। ओके, 2018 में जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के आकार में डिक्लेयर किया गया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और ईयर को याद रखिए 2018। चलो क्वेश्चन नंबर 21, अगेन व्हिच हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अप्लाइज टू ऑल वर्टिकल कैटेगरीज। ऑल वर्टिकल कैटेगरीज में एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा, जैसे एससी में, एसटी में, ओबीसी में, यूआर में पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज एससी में रहेगा, पीडब्ल्यूडी एसटी में रहेगा, पीडब्ल्यूडी ओबीसी में रहेगा, पीडब्ल्यूडी यूआर में रहेगा। तो इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल, सभी एवरी कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी रहेगा। ओके, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन इन ग्रुप सी पोस्ट। याद रखिए, ग्रुप सी पोस्ट के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 10% है और ग्रुप डी के लिए जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो परसेंटेज है वो 20% है। ठीक है, तो ओनली ग्रुप सी, ग्रुप डी पोस्ट में, ग्रुप ए बी में नहीं। तो एक्स सर्विसमैन को जो रिजर्वेशन परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व होता है, ग्रुप सी में 10%, ग्रुप डी में 20%। तो यहां पर ग्रुप सी का बात है तो 10%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिशेस अनटचेबिलिटी। ये कॉमन है, तो अबोलिशेस अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लुक्स आफ्टर सेफगार्ड्स फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्शन देता है, वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो ऑल आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये बैकवर्ड क्लास है। बैकवर्ड क्लास जो आर्टिकल है 338, इसको याद रखिए, आर्टिकल 338 बी है। और यदि आएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो आ जाएगा आर्टिकल 338 ए में आ जाएगा। और जो आर्टिकल 338 आएगा, ओनली आर्टिकल 338, वो आ जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और आर्टिकल 338 बी, 338 बी, आर्टिकल 338 बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो ये ऑल थ्री आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द लैंडमार्क एम नागराज केस 2006 डेल्ट विथ। ये भी प्रमोशन रिलेटेड है, रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, एबोलिशन ऑफ एंग्लो इंडियन सीट्स। तो जो ये जो लैंडमार्क जजमेंट था एम नागराज केस 2006 में, ये जो लैंडमार्क जजमेंट आया था रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये 25 क्वेश्चंस था। अभी हम थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे रिलेटेड टू द रिजर्वेशंस। ठीक है, देखिए, रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, वो थोड़ा उसको देख लेते हैं। जो आर्टिकल 16(4) है, तो स्टेट कैन रिजर्व जॉब्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, तो इस केस में उनके लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, और एक आ गया आर्टिकल 16(4)A। आर्टिकल 16(4)A ये 77th अमेंडमेंट 1995, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया कि प्रमोशन में, ठीक है, प्रमोशन में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन रहेगा, क्योंकि वो अंडर रिप्रेजेंटेड है। तो इसीलिए जब प्रमोशन मिलता है, ओनली एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, प्रमोशन में ओबीसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ओनली एससी एसटी को मिलेगा। ये आर्टिकल 16(4)A। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 16(4)B में, जो 81st अमेंडमेंट 2000 है, वो बोल दिया कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ ऑनफील्ड रिजर्व वैकेंसीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम 50% क्या। इसको आपको समझना है, इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं।
इसमें कैरी फॉरवर्ड जो भी ऑन सपोज इसी ईयर अपॉइंटमेंट में क्या हुआ ना, पूरा रिजर्वेशन जो रिजर्व था, ओके, जो सीट रिजर्व था वो फुलफिल नहीं हुआ, तो वो नेक्स्ट के लिए वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे क्या एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज जैसे 100 पोस्ट था और रिजर्वेशन 49 था, ओके, 100 पोस्ट में रिजर्वेशन 49 था, तो 49 से सपोज 5 एक्चुअली वो फिलअप नहीं हुआ, ओके, 5 सीट फिलअप नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर को हम चलेंगे। नेक्स्ट ईयर फिर आपका सपोज 100 पोस्ट आया, तो 100 पोस्ट में क्या आ गया, कितना रिजर्वेशन आ गया, 49 रिजर्वेशन रहेगा, प्लस जो प्रीवियस बैकलॉग का जो फुलफिल नहीं हुआ था, जो बैकलॉग जो था पोस्ट वो एक्चुअली फिलअप नहीं हुआ था, उसको सेपरेटली रखा जाएगा। तो ये 49 प्लस 5 54 हो गया, तो 50% क्या आपको क्रॉस किया, ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे मैं बताया 100 पोस्ट में रिजर्वेशन 49 था, मोर 44 सीट एक्चुअली फील्ड, बट 5 सीट एक्चुअली वैकेंट वन, ओके, 5 सीट कुड नॉट बी फील्ड, तो वो 5 सीट बैकलॉग हो गया। तो जब नेक्स्ट ईयर फिर 100 अपॉइंटमेंट आया, उसमें तो रिजर्व 49 है और बैकलॉग में कितना रहा 5 रहा, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो गया, 54 हो गया, ठीक है कि नहीं। तो ये जो आर्टिकल, ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16(4) बोल रहा है कि प्रमोशन में SC ST रिजर्वेशन मिलेगा क्योंकि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एडिक्वेट नहीं है। आर्टिकल 16(4)B बोल रहा है कि यदि कोई अपॉइंटमेंट में जो रिजर्व सीट है यदि वो फिलअप नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड होगा, वो बैकलॉग के आकार में कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर को, ओके, और वो एक 50% जो कैप है उसको वो क्रॉस करेगा, जो 50% कैप था रिजर्वेशन के लिए उसको क्रॉस करेगा, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल क्लियर। नेक्स्ट वन आर्टिकल 16(6) में बताया था कि क्वेश्चन में जो 103rd अमेंडमेंट आया 2019 में, इसमें EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये एक्चुअली रिजर्व कैटेगरी से 10% आएगा। ये जो EWS कोटा वो SC ST OBC के लिए लागू नहीं होगा, ये UR से आ जाएगा, तो इसको 10% को हम ऐड कर देंगे तो टोटल रिजर्वेशन हो जाएगा 59.5% सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि ये 10% किससे कंज्यूम किया जाएगा, यूआर से, इसी से ही कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो आर्टिकल 16(6) और अमेंडमेंट था 103rd, ठीक है। और नेक्स्ट वन आर्टिकल 335, हमको एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी चाहिए मगर SC ST जो कैंडिडेट्स है उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आर्टिकल 335 यही बोल रहा है, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी कंसीडर्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमको एफिशिएंट ऑफिसर्स चाहिए मगर SC ST के लिए रिलैक्सेशन रहेगा क्योंकि उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनका क्वालिफाइंग मार्क में थोड़ा क्या होगा, रिलैक्सेशन रहेगा। आप देखिए जहां पर क्वालिफाइंग जनरल के लिए 45 है, वहां पर SC ST के लिए कम हो जाता है, वहां पर SC ST कम हो जाता है, जनरल के लिए एक होता है 45%, SC ST के लिए वो 35% हो जाता है, जैसे मेरा इमेजिनरी एग्जाम्पल में, ठीक है। तो आर्टिकल 335 बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, रिलैक्सेशन इन मार्क्स फॉर SC ST कैंडिडेट्स, ओके। नेक्स्ट वन ये कैटेगरी वर्टिकल कैटेगरी रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट जो करेंट रिजर्वेशन कोटाज इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, शेड्यूल कास्ट 15%, शेड्यूल ट्राइब 7.5%, और बैकवर्ड क्लासेस जो नॉन क्रीमी लेयर में बताया था तो 27%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस आ गया 10%, ओके, ये यूआर से चला जाएगा जनरल से, तो टोटल रिजर्वेशन है 59.5%, ठीक है। और ये सभी में PWD रहेगा, ओके, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज ये सभी में रहेगा, ओके, तो इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहा जाता है, ये सब वर्टिकल है। एवरी कैटेगरी में PWD रहेगा 4%, तो उसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है, PWD को। चलो नेक्स्ट वन, रिजर्वेशंस अप्लाई टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड फॉर SC ST प्रमोशंस, ओके। आप देखिए रिजर्वेशंस जो है लागू होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन है, और जो प्रमोशन में ओनली फॉर SC ST, इसको याद रखिए, ठीक है। जो सेंटेंस दे दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशंस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रहेगा और प्रमोशन में ओनली SC ST के लिए रहेगा। और कुछ अमेंडमेंट्स के ऊपर देखेंगे,
77th अमेंडमेंट 1995 एडेड आर्टिकल 16(4)A। 16(4)A में बताया था रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर SC/ST, इसको मैं बता चुका हूँ। 81st अमेंडमेंट 2000 एडेड आर्टिकल 16(4)B, जो कैरी फॉरवर्ड होगा, जो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो पोस्ट है यदि फिलअप नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड होगा, वो 50% बियॉन्ड 50% सीलिंग को क्रॉस करेगा। ओके। 82nd अमेंडमेंट 2000, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 82nd, रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स और स्टैंडर्ड्स फॉर SC/ST प्रमोशंस। ठीक है, तो SC/ST प्रमोशंस के लिए रिलैक्सेशन रहेगा इन क्वालिफाइंग मार्क्स और स्टैंडर्ड्स। ठीक है, 82nd है। 85th अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी फॉर SC/ST इन प्रमोशंस। कॉन्सिक्वेंशियल क्या है? यदि प्रमोशन में SC/ST कैंडिडेट्स को प्रमोशन मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है प्रमोशन में, तो उनका आप ये बोलते हैं कि जैसे उनको तो प्रमोशन में रिजर्वेशन मिला, मगर बाद में जनरल कैटेगरी लोगों को प्रमोशन मिला, तो उसमें उनका सीनियरिटी क्या रहेगा? जो SC/ST कैंडिडेट्स है जिनको रिजर्वेशन मिला प्रमोशन में, क्या उनका सीनियरिटी रहेगा कि नहीं? सीनियरिटी रहेगा, क्योंकि फर्स्ट SC/ST प्रमोशन होगा तो फर्स्ट SC/ST होगा, क्योंकि उनके लिए रिलैक्सेशन है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए नहीं होगा। फर्स्ट SC/ST जो कैंडिडेट्स है उनका प्रमोशन होगा पहले, क्योंकि उनके लिए रिलैक्सेशन है, तो उनका सीनियरिटी रहेगा। ठीक है, तो बाद में जनरल कैटेगरी का प्रमोशन होगा, तो उसमें यदि बाद में जनरल कैटेगरी का प्रमोशन होता है वो जूनियर में रहेंगे जनरल कैटेगरी। ठीक है, और नेक्स्ट वन 103rd अमेंडमेंट, आप जानते हो 2019 में आर्टिकल 16(6), इसमें 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इन जॉब्स। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो 10% रिजर्वेशन आया, वो 103rd अमेंडमेंट 2019 में, और जो जनहित और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्लियर हो गया। सो जजमेंट हुआ कि EWS जो रिजर्वेशन है वो जनरल कैटेगरी से रहेगा, 10% रहेगा, और आर्टिकल 16(6) है। कुछ लेटेस्ट जुडिशियल अपडेट्स देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरासन है 1992, जिसमें क्लियरली बोला गया कि रिजर्वेशन कैप रहेगा 50%, जो रिजर्वेशन रहेगा 50% रहेगा, और प्रमोशन में OBC का कोई कोटा नहीं रहेगा। इंदिरासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1992 केस था, उसमें क्लियरली मेंशन, जो जजमेंट था, जजमेंट में कहा गया कि रिजर्वेशन जो सीलिंग रहेगा 50% रहेगा। ठीक है, और M नागराज 2006 में वो बोल दिया रिजर्वेशन इन प्रमोशन वैलिड। जो प्रमोशन में जो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्वेशन है वो वैलिड होगा, मगर गवर्नमेंट एक डाटा, बट गवर्नमेंट मस्ट शो डाटा ऑन इनएडिक्वेसी ऑफ SC/ST रिप्रेजेंटेशन। बट गवर्नमेंट वहां पर शो करेगा कि जो SC/ST कैंडिडेट्स है उनका जो प्रेजेंटेशन है वो इट मींस अंडर प्रेजेंटेशन है। ओके, तो वहां पर गवर्नमेंट एक डाटा देगा कि जो SC/ST कैंडिडेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, तो उसके लिए उनको बेसिकली रिजर्वेशन में प्रमोशन दिया जा रहा है। तो ये M नागराज का था। ठीक है, और नेक्स्ट आया जर्नल सिंह 2018, ये एक जजमेंट था वर्सेस जर्नल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहां पर क्या था ना, SC/ST बैकवर्डनेस नीड नॉट बी प्रूव्ड रिपीटेडली। जो हम बोल रहे हैं कि जो SC/ST कैंडिडेट्स है वो बैकवर्ड है, उसको रिपीटेडली प्रूव नहीं किया जाएगा, मगर हाँ उसको माना जाएगा कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। ओके, इनएडिक्वेट है, बट मस्ट जस्टिफाई इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022, जिसमें EWS कोटा 10% आ गया, और EWS कोटा जो रहेगा रिजर्व कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी से रहेगा। और इस केस में क्या होगा, एक्सेप्शनल केस में रिजर्वेशन 50% को क्रॉस करेगा। ओके, क्योंकि अभी देखिए पोस्ट में EWS रहता है, आप देखिए अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में EWS है, तो पोस्ट में EWS अभी आता है, तो EWS जब ऐड किया जाएगा तब वो 50% सीलिंग कैप जो है रिजर्वेशन को क्रॉस करेगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। SC/STs enjoys रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रमोशंस, आप जानते हो। OBCs एंड EWS have रिजर्वेशन ओनली इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। OBC का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, क्योंकि प्रमोशन में OBC के लिए कि EWS के लिए रिजर्वेशन नहीं है, प्रमोशन में ओनली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में OBC EWS को रिजर्वेशन मिलेगा। और बैकलॉग जो है, जो भी रिजर्व सीट फिलअप नहीं होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा,
नेक्स्ट ईयर को। ओके, तो अनफिल्ड रिजर्व पोस्ट इज कैरिंग फॉरवर्ड। और यदि SC/ST लोगों का प्रमोशन होता है, क्योंकि SC/ST लोगों को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा, तो उनका सीनियरिटी रहेगा, क्योंकि बाद में जनरल कैटेगरी उनका प्रमोशन होगा, और पहले SC/ST कैंडिडेट्स का प्रमोशन होगा, तो पहले SC/ST कैंडिडेट्स का प्रमोशन हो रहा है मीन्स उनका सीनियरिटी रहेगा। ठीक है, और यहां पर एक आर्टिकल 16(4)B वाया 81st अमेंडमेंट 2000, तो ये जो कैरी फॉरवर्ड होगा, यदि वो रिजर्व सीट जो है यदि फिल नहीं हुआ वो कैरी फॉरवर्ड होगा। allows the government to carry forward unfilled reserved vacancies and fill them in later years without being restricted by the 50% ceiling. This ensures backlog vacancies are not wasted and disadvantaged groups get their full share. ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा EWS रिजर्वेशन के ऊपर देखेंगे, डिटर्मिनेशन क्राइटेरिया। द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंसर्टेड आर्टिकल्स 15(6) एंड 16(6). 15 एजुकेशन, 16 जो है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट। तो जो EWS कोटा रहेगा एजुकेशन में 15(6) और जॉब में 16(6), याद रखिए। तो गिविंग 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशन वो 15(6), एजुकेशन आएगा। EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस उनको रिजर्वेशन मिलेगा एजुकेशन में 15(6), मगर जॉब में होगा 16(6). ठीक है, और ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होगा किससे आएगा ना, फ्रॉम द जनरल और ऑन रिजर्व कैटेगरी, ये कवर नहीं होगा, SC/ST OBC के कवर नहीं होगा। ठीक है, और क्राइटेरिया देख लीजिए, हु कैन अप्लाई अंडर EWS मस्ट बिलोंग टू द जनरल ऑन रिजर्व कैटेगरी, नॉट एलिजिबल इफ यू आर कवर्ड अंडर SC/ST OBC रिजर्वेशंस। ये SC/ST रिजर्वेशन, SC/ST OBC रिजर्वेशंस मिल रहा है तो EWS नहीं आएगा यहाँ पर, ओनली ये आएगा जनरल होना चाहिए। ठीक है, इनकम क्राइटेरिया क्या है देखिए, annual income should be less than 8 lakh from all sources, salary, business, agriculture, professions, all sources से income up to 8 lakh. Okay, income considered for the previous financial year, income जो consider करेंगे previous financial year देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा asset में एग्रीकल्चरल लैंड 5 एकर्स को क्रॉस नहीं करेगा, should not own 5 एकर्स और मोर। ओके, तो एग्रीकल्चरल लैंड शुड नॉट ओन 5 एकर्स और मोर, ताकि इट मींस जो आप जो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड पॉजेस करोगे लेस देन 5 एकर्स। रेसिडेंशियल फ्लैट शुड नॉट ओन ए फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट, इससे कम होना चाहिए, और मोर शुड नॉट ओन ए फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट और मोर, इट मींस आप जो फ्लैट पॉजेस करोगे वो लेस देन 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ठीक है, और रेसिडेंशियल प्लॉट के ऊपर आप म्युनिसिपैलिटी एरिया में आपको लेस देन 100 स्क्वायर यार्ड्स, शुड नॉट ओन ए प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स और मोर इन ए नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी, और यदि नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी है तो शुड नॉट ओन ए प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स और मोर इन ए नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, तो ये एसेट क्राइटेरिया को आप देख लीजिए। इनकम लिमिट, इनकम बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, यदि जनरल कैटेगरी में फ्रॉम ऑल सोर्सेस इनकम है अप टू 8 लाख, तब आपको EWS, यदि कैंडिडेट जो फैमिली से आता है उसका ऑल सोर्सेज से इनकम अप टू 8 लाख है तो उसको EWS कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलेगा यूआर से, और ग्रेटर देन 8 लाख है तो ये EWS रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहां पर सर्टिफिकेट भी देना है, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, मस्ट ऑब्टेन ऑन EWS सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तहसीलदार है, SDM है, रेवेन्यू ऑफिसर है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट, और ये जो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्लियर। थोड़ा नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे, इंपॉर्टेंट थिंग्स रिमेंबर रिलेटेड टू रिजर्वेशन। ये तो बोल दिया मैं, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% रिजर्वेशन रहेगा यूआर कैटेगरी से, और इंदिरा सनाय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्लियरली डिक्लेयर किया गया कि जो रिजर्वेशन सीलिंग रहेगा वो 50% रहेगा। ओके, और 102nd अमेंडमेंट क्या है, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बिकेम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया अंडर आर्टिकल 338B। तो उसमें मैं 3 चीज को याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया आर्टिकल 338B, ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओबीसी क्रिमिलेयर, जो क्रिमिलेयर को बोला था कि यदि इनकम मोर देन, जो ओबीसी कैंडिडेट है जो फैमिली से आता है, यदि उसका फैमिली का जो इनकम है फ्रॉम ऑल सोर्सेस
ग्रेटर देन 8 लाख होता है, ग्रेटर देन 8 लाख इनकम हो जाएगा तो वो क्रीमी लेयर में चला जाएगा, और उस केस में आप ओबीसी होकर भी आपको ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। और 105th अमेंडमेंट में क्या किया गया, एससीबीसी, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया कि वो आइडेंटिफाई करेगा एससीबीसी को। 105th restored state power to recognize socially and educationally backward classes. एवरी कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन 4% रहेगा, हॉराइजॉन्टल एवरी कैटेगरी में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, जनरल में। और जो 104th अमेंडमेंट हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2020 में। इसमें कहा गया कि जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी एसटी रिजर्वेशन रहेगा, मगर जो पार्लियामेंट में जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड सीट था उसको अबोलिश कर दिया जाएगा अंटिल 2030। इसके ऊपर ही मैं क्वेश्चन था दिया था। ठीक है। तो 104th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एससी एसटी रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड इन स्टेट असेंबलीज। और जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड सीट्स था पार्लियामेंट में उसको अबोलिश कर दिया जाएगा। आर्टिकल 340 में बोला था, आर्टिकल 340 जो मंडल कमीशन हुआ कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट उनके पास पावर है कि वो कमीशन एक अपॉइंटमेंट करेंगे बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके लिए तो मंडल कमीशन किया गया। और 1993 में 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिला, और प्रमोशन रिजर्वेशन में ओनली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिलेगा, ओबीसी को नहीं मिलेगा। एक सर्विसमैन को ग्रुप सी पोस्ट में 10% रिजर्वेशन कोटा है, और ग्रुप डी पोस्ट में 20% है सेंट्रल पोस्ट में। ओके। अदर ए बी ग्रुप ए ग्रुप बी पोस्ट में, सेंट्रल पोस्ट में कोई कोटा नहीं है। आर्टिकल 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर जो नेशनल कमीशन, 3 कमीशन याद रखिए, एक है एनसीएससी, एक है एनसीएसटी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, और एक है एनसी बैकवर्ड बीसी। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास। ये जो आर्टिकल आप देखिए, आर्टिकल आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338, एसटी के लिए आर्टिकल 338 ए कैपिटल ए, और एनसीबीसी बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इट इज आर्टिकल 338 बी। ये सब आर्टिकल में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। और आप देखा होगा 102nd अमेंडमेंट, 102nd अमेंडमेंट में जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में डिक्लेयर कर दिया गया आर्टिकल 338 बी में। तो याद रखिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया। तो आर्टिकल 338 ए में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया, और आर्टिकल 338 बी जो 102nd अमेंडमेंट था उसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के आकर में डिक्लेयर कर दिया गया। आर्टिकल यहां पर देखिए एनसीएसटी जो शेड्यूल ट्राइब में बोला था, आर्टिकल 338 ए जो शेड्यूल ट्राइब को सेफगार्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब, एम्प्लॉय जॉब, ओके, इसी का तो था। आर्टिकल 16 में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, 4 था, 4A था, आर्टिकल 16 4 था। आर्टिकल 16 4 जो था रिजर्वेशन फॉर इट मींस बैकवर्ड क्लासेस, और 16 4A में रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स इन प्रमोशन, और 16 4B में क्या था कि जो भी रिजर्व सीट है यदि वो फिल नहीं हुआ वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर को ना। ये सब डिस्कस कर चुका हूं। और 2022 जो जनहित और वर्सेस जो आया यूनियन ऑफ इंडिया लैंडमार्क जजमेंट में ईडब्ल्यूएस कोटा 10% रहा जो यूआर से जाएगा। 103rd अमेंडमेंट आर्टिकल 341 में एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई कास्ट एज शेड्यूल कास्ट। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का पावर है आर्टिकल 341 में, वो शेड्यूल कास्ट को स्पेसिफाई करेंगे। और सिमिलरली आर्टिकल 342 में ऑनरेबल प्रेसिडेंट का पावर है, वो जो शेड्यूल ट्राइब को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है। 342 देख लीजिए, एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू नोटिफाई शेड्यूल ट्राइब्स। और जो मंडल कमीशन जो सेटअप हुआ ऑफिशियली इट इज कॉल्ड सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1979 में, और अंडर बीपी मंडल उसका हेड थे, और वो रिपोर्ट सबमिट कर दिया 1980 में, और इसमें 20% रिजर्वेशन आ गया ओबीसी के लिए। तो इससे हो गया आड़ हो गया, क्योंकि एससी के लिए पहले 15% था,
एसटी के लिए 7.5 था और उसमें ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन ऐड कर दिया गया और उसका टोटल रिजर्वेशन 49.5% हो गया। ठीक है, तो आर्टिकल 340 जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जो पावर है, वो एक कमीशन को अपॉइंटमेंट किया जाएगा टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस। तो मंडल कमीशन हुआ था, तो बीपी मंडल को हेड किया गया था। तो अंडर 1993 में, याद रखिए 1993 में ये जो मंडल कमीशन का सुपारिश से ओके जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए उसको इंप्लीमेंट किया गया। 73rd अमेंडमेंट जो आ गया 1992 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/3 सीट्स रिजर्वेशन आ गया फॉर वुमेन पंचायत लेवल में, रिजर्व्स 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत। 73rd अमेंडमेंट 1992, बहुत जीके क्वेश्चन आता है, जनरल नॉलेज में क्वेश्चन में आता है। सीट्स फॉर एससी एसटी, जो लेजिस्लेचर में जो एससी एसटी सीट्स जो रिजर्वेशन होता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, रिजर्व प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में बताया था आर्टिकल 338 में, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया, जो शेड्यूल कास्ट को सेफगार्ड करेगा, प्रोटेक्शन देगा। एनसीएससी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 338 टू सेफगार्ड द शेड्यूल कास्ट पीपल। तो जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, द कमीशन वाज बाइफरकेटेड। आर्टिकल 338 फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338A फॉर शेड्यूल ट्राइब, और जो आर्टिकल 338B आ गया, आर्टिकल 338B आ गया वो फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो जो इसमें याद रखिए कि, और एक बार बता देता हूं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये आर्टिकल है 338 टू सेफगार्ड द शेड्यूल कास्ट पीपल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तब देन एनसीएसटी आ गया शेड्यूल ट्राइब के लिए नेशनल कमीशन, ये हो गया आर्टिकल 338 कैपिटल ए, और बैकवर्ड क्लासेस में जो आर्टिकल है 338B। ठीक है, तो एससी एसटी ओबीसी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल कमीशन आ गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के आकार में डिक्लेयर कर दिया गया। लैंडमार्क केस में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। लैंडमार्क केस फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशन 1951 में, कि एजुकेशन में बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन। तो जो लैंडमार्क जजमेंट था वो था चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास 1951 में। इसी लैंडमार्क जजमेंट में किया गया कि एजुकेशन में बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओके, चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास 1951, याद रखिए। और 1993 में जो मंडल कमीशन जो था उसका सुपारिश था, वो 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वो इंप्लीमेंट हुआ। और जो कमीशन फास्ट रिकमेंडेड ओबीसी रिजर्वेशन, फास्ट कौन सा कमीशन रिकमेंड किया था कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए रिजर्वेशन रहना चाहिए, वो ये कमीशन है द काका कालेलकार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द काका कालेलकार कमीशन 1953 फास्ट रिकमेंडेड ओबीसी रिजर्वेशन। और ये तो बोल चुका हूं आर्टिकल 16(4)A रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर एससी एसटी, और बोल चुका हूं आर्टिकल 16B जो भी रिजर्व पोस्ट फुलफिल नहीं होगा, फिलअप नहीं होगा, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा बैकलॉग के आकार में, इसको सब बोल चुका हूं। और तमिलनाडु रिजर्वेशन लॉ प्रोवाइड 69% रिजर्वेशन इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल। ये स्टेट को याद रखिए तमिलनाडु, इसमें जो रिजर्वेशन लॉ है प्रोवाइड 69% रिजर्वेशन। और मंडल केस जो आया, लैंडमार्क केस, मंडल केस द इंदिरा सेनाई और यूनियन ऑफ इंडिया फेल्ड 27% ओबीसी रिजर्वेशन एंड कैप्ड रिजर्वेशन एट 50%। ठीक है, जो रिजर्वेशन सीलिंग 50% से क्रॉस नहीं होगा, और जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन मिला वो ये लैंडमार्क जजमेंट था, इंदिरा सेनाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट वन, कमीशन रिकमेंडेड 10% रिजर्वेशन। कमीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है। कमीशन रिकमेंडेड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अमंग जनरल कैटेगरी बिफोर 2019। एसआर सिन्हो कमीशन रिकमेंडेड ईडब्ल्यूएस कोटा फॉर जनरल कैटेगरी पुअर। तो जनरल कैटेगरी में जो पुअर पीपुल है उनको रिजर्वेशन मिलेगा, वही जनरल कैटेगरी से। तो फास्ट एक्चुअली वो तो 2019 में जो अमेंडमेंट आया, मगर इसके पहले एसआर सिन्हो कमीशन एक्चुअली रिकमेंड किया था। और रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज
For SC/ST is provided Article 243D पंचायत, 243T म्युनिसिपैलिटीज, रिजर्व सीट्स फॉर SC/ST इन लोकल बॉडीज। जो लोकल बॉडीज में जो SC/ST रिजर्वेशन रहेगा आर्टिकल 243D पंचायत लेवल में और 243T म्युनिसिपल लेवल में, ठीक है। तो SC/ST रिजर्वेशन रहेगा। बाकी रिजर्वेशन फॉर वोमेन, रिजर्वेशन फॉर वोमेन इन अर्बन लोकल बॉडीज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 243T, ओके, प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वोमेन इन म्युनिसिपैलिटीज। तो म्युनिसिपैलिटीज में जो 1/3 सीट्स वुमेन रिजर्वेशन रहेगा वो आर्टिकल 243T ने प्रोवाइड किया। तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया और 25 क्वेश्चंस में डिस्कस किया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इवन जनरल नॉलेज में आता है तो मैं ट्राई किया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा आपका क्लियर होगा डेफिनेटली। ये सब क्वेश्चंस एक्चुअली जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स होता है आपको मिलेगा। तो आज इतना ही है। सो प्लीज माय फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल so that you can get notification for my upcoming videos. So wait for some quality videos in subsequent time. आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।